इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं और उन्हीं में से फ्रांस का रहने वाला एक नौजवान था जिसका शौक था फोटोग्राफी करना। वो दुनिया की अलग अलग जगहों पर जाता, वहां की फोटोज खींचता और उसे बड़े शौक से अपने घर में सजा कर रखता। लेकिन इस नौजवान का एक शौक और भी था और वो शौक था जमीन के नीचे हुए खजाने को ढूंढना। इस नौजवान का शौक था बहुत जल्द अमीर बनना। खजाने की तलाश में उसने कई जगह खुदाई की बट उसे खजाना मिला नहीं और थक हार कर उसने छोड़ दिया। लेकिन जल्द अमीर बनने का शौक अभी भी बाकी था। फिर उसने सोचा, इन छुपे और गड़े हुए खजाने के पीछे भागने का क्या मतलब। क्यों ना उस खजाने के बारे में सोचा जाए जो सभी की नजरों के सामने होता है। उस खजाने के बारे में हर किसी को पता होता है लेकिन हर कोई उसे हासिल नहीं कर सकता। फिर उसके जहन में ख्याल आया एक बैंक का। उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि कैसे इस बैंक में रखे खजाने को हासिल किया जाए ताकि जल्द से जल्द अमीर बनने का शौक पूरा हो जाए। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई। फ्रांस का एक बड़ा फेमस शहर है नीस। साल 1976 में इसी नीस शहर में एक बैंक हुआ करता था। इस बैंक का नाम था सोसाइटी जनरल बैंक। इस इलाके के तमाम लोग इसी सोसाइटी जनरल बैंक में अपने पैसे जमा करते थे। इस बैंक की खासियत यह थी कि यहाँ दिन के वक्त तो सिक्योरिटी गार्ड होता था मगर रात के वक्त यहाँ रखे हुए खजाने इस बैंक की इमारत, यहाँ के दरो दीवार और इसमें लगे मजबूत दरवाजे के रहमो करम पर था। मतलब यहाँ के लोगों को सिक्योरिटी गार्ड से ज्यादा इस बैंक की मजबूत इमारत पर भरोसा था। इस बैंक की इमारत को इस तरह बनाया गया था कि इसकी दीवारों में भी लोहे का रॉड लगाया गया था ताकि कोई इसे तोड़ ना सके। इस बैंक में एक भी खिड़की, रोशनदान और एक छोटा सा सुराख भी नहीं था। बस एक बड़ा सा दरवाजा था जो कि काफी मजबूत था। इस दरवाजे का वजन ही 20 टन से ज्यादा था। इस दरवाजे में एक लॉक लगा था। इस बैंक का दरवाजा रोजाना सुबह 9 बजे खोला जाता और शाम 6 बजे जब बैंक बंद होने का समय होता उसे बंद कर दिया जाता और फिर अगली सुबह 9 बजे ही खोला जाता। यह उस जमाने की बात है जब एटीएम और आज के जमाने की तरह बाकी सुविधाएं भी नहीं थी। इसीलिए इस जमाने में लोगों को हर काम के लिए बैंक ही जाना पड़ता था। 19 जुलाई 1976 को रोज की तरह बैंक स्टाफ सुबह 9 बजे बैंक पहुंचते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं मगर ये क्या, आज दरवाजा खुल ही नहीं रहा। बैंक के दूसरे स्टाफ भी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं मगर दरवाजा टस से मस नहीं होता। करीब घंटे भर कोशिश करने के बाद दरवाजा नहीं खुलता तो बैंक के स्टाफ काफी परेशान होते हैं। हालांकि इससे पहले भी 1-2 बार ऐसा हो चुका था जब दरवाजा नहीं खुला और फिर जिस कंपनी ने इस दरवाजे को बनाया था उसे फोन किया गया और उस कंपनी के कुछ स्टाफ ने दरवाजे को खोला था। 19 जुलाई 1976 को भी जब हर मुमकिन कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा बनाने वाली कंपनी को फोन किया गया। दिन के 11 बज चुके थे, इसीलिए बैंक में आने वाले लोगों की भीड़ भी जमा हो चुकी थी। लोग भी परेशान थे कि आखिर दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा। खैर, दरवाजा बनाने वाली कंपनी के कुछ स्टाफ आते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं मगर कंपनी के स्टाफ से भी दरवाजा नहीं खुलता। लोग और परेशान होते हैं कि अब क्या होगा। खैर, हर मुमकिन कोशिश के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता फिर तय होता है कि बैंक के दरवाजे में जिस जगह लॉक लगा है ड्रिल मशीन से उसके बगल में एक छोटा सा होल किया जाए और उस होल के जरिए हाथ अंदर घुसाकर लॉक को टटोला जाए कि आखिर दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा। ड्रिल मशीन के जरिए दरवाजे के लॉक के बगल में एक होल किया जाता है। इस जगह होल बनाने में भी काफी दिक्कत हो रही थी मगर कुछ मेहनतों मुशक्कत के बाद होल तैयार हो जाता है। कंपनी का एक स्टाफ होल के जरिए हाथ अंदर की तरफ घुसाता है और फिर जब दरवाजे की लॉक को हाथ से टटोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे के पीछे से लॉक को किसी ने मजबूत पदार्थ से जाम कर दिया था और यही वजह है जो दरवाजा खुल नहीं रहा था। लेकिन जब बैंक बंद है, न इसमें कोई खिड़की है न रोशनदान, बैंक का दरवाजा बाहर से पूरी तरह लॉक है, तो दरवाजे को अंदर से किसने और कैसे लॉक किया। बैंक के चारों तरफ तलाशी ली जाती है मगर कहीं कोई सुराख नहीं। बैंक का छत भी सही सलामत है, अंदर जाने का रास्ता है नहीं, तो फिर कैसे। ये वो सवाल थे जिनके जवाब कंपनी के स्टाफ के पास भी नहीं थे। इस सवाल का जवाब जानने का बस एक ही तरीका था और वो था बैंक के अंदर दाखिल होना। लेकिन जब दरवाजा खुल ही नहीं रहा तो बैंक के अंदर दाखिल कैसे हो। फिर कंपनी के ही कुछ स्टाफ ने बैंक की दीवार में इतना बड़ा होल करने का सुझाव दिया जिससे एक आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सके। लेकिन बैंक की दीवार में इतना बड़ा सुराख बनाना एक मुश्किल काम था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी बैंक की दीवारों में लगे लोहे की रॉड। लेकिन मरता क्या ना करता, एक ड्रिल मशीन की मदद से दीवार में होल करना शुरू किया और लगभग 3 से 4 घंटे की कड़ी मेहनतों मुशक्कत के बाद इतना बड़ा होल तैयार हो गया जिससे एक आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सके। अब बैंक का एक स्टाफ अंदर दाखिल होता है और बैंक के अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। स्टाफ देखता है कि बैंक के अंदर के सारे तिजोरी के लॉक खुले हैं और उन तिजोरियों में रखे खजाने भी गायब हैं।
फिर वो दरवाजे के लॉक के पास जाता है तो देखता है कि दरवाजे की लॉक को बिल्डिंग मशीन की मदद से पूरी तरह जाम कर दिया गया है, और जिस तरह उन्होंने लॉक को जाम किया था, बाहर से दरवाजा खुलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर दूसरे लोग भी अंदर दाखिल होते हैं। हर जगह तलाशी ली जाती है कि कहीं कोई सुराख हो, और आखिर एक जगह फर्श पर एक बड़ा होल दिखाई देता है और यह कन्फर्म हो जाता है कि बैंक के अंदर किसी सुरंग के जरिए एंट्री हुई है। जिसके बाद बैंक के स्टाफ पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस बैंक पहुंचती है और अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है तो फर्श पर होल के अलावा पुलिस को एक चीज और मिलती है। बैंक की दीवारों पर फ्रेंच में कुछ लिखा था। बैंक की दीवार पर लिखा था, बगैर किसी हथियार के, बिना किसी नफरत के और बगैर किसी हिंसा के बैंक को लूट लिया गया है। मतलब ये एक बैंक रॉबरी का मामला था और इस बैंक के लॉकर से पूरे 900 करोड़ रुपए लूटे गए थे। अब पुलिस एक आदमी को सुरंग के अंदर उतारती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इस सुरंग का दूसरा सिरा कहां पे खुलता है। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि सुरंग का मुंह शहर के गंदे नाले से मिलता है और जिस जगह से इस नाले में एंट्री हुई है वो शहर की एक सुनसान जगह है। गंदे नाले में जिस जगह से एंट्री हुई थी वहां एक कंप्रेसर भी लगा था ताकि सुरंग खोदते समय सांस लेने में दिक्कत न हो। इसके अलावा बैंक के अंदर से पुलिस को खाने पीने की चीजें, वेंडिंग टॉर्च, गैस कटर और बाकी कुछ चीजें भी मिलती हैं। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि इस चोरी को फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। बैंक के लॉकर से पूरे 900 करोड़ रुपए के ज्वेलरी और पैसे गायब थे। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी चोरी थी। अब पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 महीने गुजर जाते हैं। पुलिस पर लगातार प्रेशर पड़ता जा रहा था मगर कामयाबी मिल नहीं रही थी और तभी एक रोज एक 18 से 20 साल की लड़की इसी नीच शहर के एक थाने में पहुंचती है और कहती है कि सोसाइटी जनरल बैंक में जो चोरी हुई थी, मैं जानती हूँ ये काम किसने किया है। पुलिस को ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर अंदर रसगुल्ला डाला जा रहा हो। पुलिस पूछती है, जल्दी उसका नाम बताओ। लड़की कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मुझे पता चला है कि अचानक से उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं और उसने मुझे बताया भी है कि बैंक रॉबरी को उसी ने अंजाम दिया है। अब इतने सबूत लड़की के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करने के लिए काफी थे। पुलिस फौरन उस आदमी को गिरफ्तार करती है और उसके जरिए इस चोरी में शामिल कुछ और लोगों को गिरफ्तार करती है और फिर मामले की तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि ये सारे के सारे जिन्हें पकड़ा गया है ये छोटे मोटे चोर हैं। जिस तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया गया है पूरी प्लानिंग के साथ, एक बात तो तय है, ऐसी प्लानिंग इनके बस की बात नहीं। इस पूरी साजिश का असल मास्टरमाइंड कोई और है और आखिर कुछ सख्ती के बाद इनमें का 1-2 आदमी बोल पड़ता है कि साहब हम तो सिर्फ हुक्म के इक्का हैं। इस पूरी प्लानिंग का मास्टर तो कोई और है जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं। और फिर वो शख्स अपने बॉस का नाम बताता है, अल्बर्ट अस्पाजियारी, वही मशहूर फोटोग्राफर जिसे फोटोग्राफी और जमीन के नीचे दबे हुए खजाने ढूंढने का बड़ा शौक था। पुलिस फौरन अल्बर्ट को गिरफ्तार करती है और फिर तसल्ली से पूछताछ करती है। तब अल्बर्ट ने इस चोरी को अंजाम कैसे दिया उसकी पूरी कहानी सुनाता है। अल्बर्ट के मुताबिक बचपन से ही उसे फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, साथ ही उसका ख्वाब था जल्द अमीर बनने का। कुछ लोगों से और कई किताबों में उसने पढ़ा था कि जमीन के नीचे खजाने दबे होते हैं और एक बार यह खजाना मिल जाए तो फिर ऐश ही ऐश। उसने खजाना ढूंढना शुरू किया मगर कामयाबी मिली नहीं, मगर अमीर उसे हर हाल में बनना था। और फिर उसे पता चला बैंक के बारे में और यहीं से उसने प्लान बनाना शुरू किया। कई दिनों तक वो बैंक जाता रहा। उसने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, यहाँ तक कि बैंक में उसने एक लॉकर भी ले लिया। हर तरह से उसने रैकी की, इस बैंक की इमारत, यहाँ के दरवाजे, सिक्योरिटी सिस्टम, मगर उसे समझ आ नहीं रही थी कि वो आखिर चोरी कैसे करे, क्योंकि बैंक में कोई खिड़की, रोशनदान और होल है नहीं जहाँ से एंट्री हो सके। महज एक दरवाजा है, वो भी इतना बड़ा और मजबूत है जिसे चाह कर भी तोड़ नहीं सकते। बैंक का दरवाजा सुबह सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी में खोला जाता है और फिर शाम को बंद कर दिया जाता है और इस दरमियान सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अल्बर्ट अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करता है और आखिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अल्बर्ट एक फेक इंजीनियर बनकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर पहुंचता है। वहां से पूरे शहर का नक्शा उठाता है तो नक्शे के जरिए उसे पता चलता है कि शहर का गंदा नाला इसी बैंक के पास से गुजरता है और इस नाले के जरिए बैंक के पास पहुंचकर अगर सुरंग बनाया जाए तो लगभग 26 फीट लंबी सुरंग खोदने के बाद वो बैंक के अंदर दाखिल हो सकता है। मगर यहाँ एक दिक्कत और थी। अल्बर्ट को अच्छी तरह पता था कि इस बैंक में सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ दिन में ही रहते हैं, बैंक बंद होने के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। मगर अल्बर्ट के दिमाग में एक डाउट और था, वो ये कि हो सकता है बैंक के अंदर कुछ खुफिया सिक्योरिटी गार्ड हो जिनके बारे में उसे पता नहीं। लेकिन अल्बर्ट इसकी जांच पड़ताल भी पहले ही कर चुका था।
बैंक में जो उसने लॉकर लिया था, एक रोज उसने जानबूझकर लॉकर में अलार्म वाली घड़ी डाल दी, ताकि जब घड़ी में अलार्म बजेगा तो अगर कोई खुफिया गार्ड बैंक के अंदर मौजूद होगा वो अलर्ट हो जाएगा। उसके लॉकर में 2 दिन अलार्म बजा, मगर हुआ कुछ नहीं। अल्बर्ट के लिए रास्ता अब आसान हो चुका था कि वो सुरंग खोदकर बैंक के खजाने लूट सकता है, मगर सुरंग खोदने का काम वो अकेले नहीं कर पाता और इस काम के लिए शहर के कुछ बदमाश लोगों को अपने गैंग में शामिल किया और फिर उसने सुरंग खोदना शुरू किया। 2 महीने की मेहनत के बाद वो बैंक तक सुरंग खोदने में कामयाब हो चुका था। उसे पता था कि सैटरडे की शाम को जब बैंक बंद होता है तो फिर मंडे की सुबह को ही खुलता है और चोरी के लिए यह सबसे बेस्ट टाइम है। अल्बर्ट अपनी टीम के साथ सैटरडे की शाम को ही अपने साथ खाना पीना और दूसरी चीजें लेकर बैंक के अंदर दाखिल हो जाता है। सैटरडे को खाना पीना खाकर सो जाता है और संडे को सुबह से ही वो लॉकर्स के ताले खोलना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले वो वेंडिंग मशीन की मदद से दरवाजे की लॉक को पूरी तरह जाम कर देता है, ताकि बाई चांस कोई अंदर घुसने की कोशिश भी करे तो दरवाजा खोल न सके। और संडे शाम तक वो तमाम लॉकर्स के ताले खोलकर 900 करोड़ रुपए के कैश और ज्वेलरी अपने साथ लाए हुए बैग में डालकर निकल जाता है। लेकिन एक लड़की की वजह से ये सभी के सभी पकड़े जाते हैं। अब इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाता है। चूंकि सारे सबूत अल्बर्ट के खिलाफ थे, जज साहब के पूछने पर अल्बर्ट अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ, चोरी उसी ने की है, लेकिन चोरी किया हुआ माल कहाँ छुपाया है ये नहीं बताता। हालांकि उस चोरी का 40% माल ही पुलिस अभी तक बरामद कर पाई थी। 60% माल कहाँ है ये अल्बर्ट को ही पता था। जज साहब चोरी के जुर्म में अल्बर्ट को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और फिर पूछते हैं कि बताओ चोरी का माल तूने कहाँ छुपा कर रखा है, अगर तुम बता दोगे तो तुम्हारी सजा में कुछ रियायत हो जाएगी। लेकिन अल्बर्ट कुछ नहीं बताता। अल्बर्ट एक कागज और कलम मांगता है और उस पर कुछ कोड लिखता है और वो कागज जज साहब की तरफ बढ़ा देता है और फिर कहता है कि चोरी का माल इस कागज पर लिखे कोड में छुपा है। जज साहब पूछते हैं कि इस कोड को डिकोड करने का तरीका बताओ। अल्बर्ट कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा, मगर हमारी एक शर्त है। मैं इस कोड का मतलब सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में बताऊंगा, और वो भी आपके कमरे में, जहां मैं और आप होंगे, तीसरा कोई नहीं। जज साहब तैयार हो जाते हैं। अल्बर्ट और जज साहब कमरे में पहुंचते हैं। पहले तो अल्बर्ट जज साहब को उलझाता है और चकमा देकर जज साहब के कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ छलांग लगा देता है। बाहर पहले से एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। अल्बर्ट बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है और ऐसा फरार होता है कि कभी उसका सुराग ही नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और साल 1989 में अल्बर्ट की मां पुलिस को बताती है कि उसके बेटे की मौत हो गई है। कोई अनजान आदमी अल्बर्ट की लाश उसके घर के सामने छोड़ गया है, लेकिन यह अनजान आदमी कौन था, अल्बर्ट को किसने मारा या वो खुद कुदरती मौत मरा, यह आज तक रहस्य रह गया। लेकिन कोर्ट से भागने से पहले अल्बर्ट ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और इसी दरमियान उसने इस चोरी की पूरी कहानी सुनाई थी। तो दोस्तों, ये थी 70 के दशक में किसी बैंक में हुई सबसे बड़ी डकैती की पूरी कहानी। चोरी तो उसने परफेक्ट तरीके से किया, मगर एक लड़की ने सारा खेल बिगाड़ दिया। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।